आज हम लोग फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करेंगे और आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसीलिए आप लोग हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया होगा, उस मॉलिक्यूल के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं ये आपको यहाँ बताना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग, इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आपको केवल क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट और थ्योरी लगेगा वो पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो सबसे पहले देखता हूँ किस तरह का सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ, ठीक, इस मॉलिक्यूल में पहला तो ये कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये टर्मिनल एटम यदि मैं मान लूँ, इस दोनों टर्मिनल एटम को देखूँ तो इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी Cl के साथ H है, यहाँ पे भी Cl के साथ एक H है, तो इस दोनों टर्मिनल के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। साथ ही साथ दोनों ग्रुप जो लगा हुआ इस टर्मिनल एटम से वो आपस में डिफरेंट है और साथ ही साथ ये एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, HCl HCl एक ही प्लेन में होंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब बात आती है कि इसका कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको खुद से आगे का क्वेश्चन करना होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे चलो एक स्ट्रक्चर पे मैं बना देता हूँ। मैं H को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, H को इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यदि Cl यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म है, डैश है। ये वेस और डैश रिप्रेजेंटेशन बताया था आप लोगों को। वेस का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, जो प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है उसे वेस कहते हैं, और जो वो बॉन्ड प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, उसे हम डैश पे कहेंगे। तो ये क्या है, डैश। डैश का मतलब क्या है, ये दोनों बॉन्ड जो वो अंदर की ओर जा रहे हैं। ठीक, यदि ये दोनों अंदर की ओर जा रहा है तो क्या मैं एक दोनों को वेस पे ड्रॉ कर सकता हूँ, दोनों Cl को? क्या ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? तो यहाँ पे देखना अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, ये नजर का धोखा बोल सकता हूं मैं। यहाँ पे Cl क्या दिख रहा है कि यार दोनों Cl डैश पे, मतलब दोनों Cl अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ पे दोनों Cl क्या वेस पे, मतलब ये दोनों Cl बाहर की ओर आ रहा है। तो देखने में ऐसा लगता है ये दोनों सारे स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, तो ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, लेकिन ध्यान रखना ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। अब ये आइडेंटिकल कैसे हो गया? तो यार आइडेंटिकल, इसको देखो जरा, इस वाले स्ट्रक्चर को तुम यदि अंदर से जाके यानी इस बोर्ड के प्लेन के उस ओर चले जाओ तुम, और जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इस स्ट्रक्चर को, तो तुम्हें ये लगेगा कि ये Cl हमारी ओर आ रहा है जब इस स्ट्रक्चर को अंदर से जाकर देखोगे। और यहाँ पे यदि इस स्ट्रक्चर को कोई बाहर से देख रहा है तो उसे लगेगा Cl और Cl ये क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। एक्चुअली जो अंदर बाहर का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो H और Cl यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये एक H और एक Cl ये इसी बोर्ड के प्लेन में नहीं रहता। ये दिख रहा है कि बोर्ड के प्लेन में, लेकिन याद रखिएगा ये बोर्ड के प्लेन में नहीं रहता। क्यों? इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। sp3 है, तो यहाँ पे ये दो बॉन्ड को मैं प्लेन पे मान रहा हूँ। ये ट्रायंगुलर जो प्लेन दिख रहा है साइक्लोप्रोपेन, ये बोर्ड के प्लेन में, लेकिन ये दोनों बॉन्ड जो होगा वो प्लेन में नहीं हो सकता क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, sp3। तो एक बॉन्ड जो है वो Cl बाहर की ओर आ रहा है, तो एक H जो है अंदर की ओर जा रहा है, यानी एक इधर की ओर आ रहा है तो एक H अंदर की ओर जा रहा है। इसी तरह से एक इधर आ रहा है तो एक अंदर की ओर जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या है, उनका रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है 3D स्पेस में, वो डिफरेंट होना चाहिए। ध्यान देना, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम आपस में डिफरेंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है? नहीं, यहाँ पे रिलेटिव अरेंजमेंट देखा जाए तो सेम है। कैसे सेम है? यहाँ पे दोनों Cl को यदि अंदर जाकर देखे तो दोनों Cl क्या है, व्यूअर की ओर आ रहा होगा, जो देखने वाला होगा उसकी ओर दोनों बॉन्ड आ रहा होगा, इसलिए हम इसे सिस ट्रांस कौन सा फॉर्म कह देंगे, सिस फॉर्म कह देंगे। यदि इस वाले बॉन्ड को इस डायरेक्शन में देख रहा है तो ये दोनों Cl उस व्यूअर की ओर आता हुआ दिख रहा है, मतलब व्यूअर के रेस्पेक्ट में क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। ये भी कौन सा फॉर्म कहेंगे, सिस कहेंगे, तो ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस फॉर्म है, तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो गए, दिस टू आर आइडेंटिकल। तो इसलिए कभी कभी सवाल ऐसा भी बनता है कि रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, मान लो इस स्ट्रक्चर को 1 स्ट्रक्चर कह दिया गया, इसे 2 कह दिया गया। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक Cl को मैं वेज पे रखता हूँ और एक Cl को मैं डैश पे रखता हूँ। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट से, मैं ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड और ये थर्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करूं तो क्या आइडेंटिकल है या डिफरेंट स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पे देख सकते हो ये Cl दोनों डैश पे था, यहाँ पे एक Cl बेस पे एक Cl डैश पे, मतलब यदि व्यूअर यहाँ पे है तो एक Cl इधर आ रहा है तो एक Cl अंदर की ओर जा रहा है। इसी तरह से यदि व्यूअर
प्लेन के अंदर चला जाता है, उस ओर चला जाता है, तो उसके लिए भी सेम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मतलब एक सीएल उसकी ओर आ रहेगा तो एक सीएल उससे दूर जाएगा। मतलब यहाँ पे सिस और ट्रांस में इसको कौन सा फॉर्म करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप जो है, दो सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांस। तो यहाँ पे 1 and 3 में रिलेशन देखा जाए तो वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। यदि 2 and 3 में देखा जाए तो ये भी आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, क्योंकि 2 और 3 आपस में आइडेंटिकल है। बट 1 and 2 को देखा जाए तो ये आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। तो इस तरह से यदि पूछा जाए उस मॉलिक्यूल के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आंसर हम क्या बोलेंगे? ओनली 2। एक तो आइदर इस दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर ले लो और एक स्ट्रक्चर ये, तो इसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल इज ओनली 2। ओनली 2 GI पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये गलती नहीं करना है। आपको पता चला वेज वेज डैश डैश दोनों देखने में डिफरेंट लग रहा है, आप लोग उसको भी बना के आ जाओगे। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल रहता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक Cl, 2 Cl और एक Cl मैं यहाँ पे और लगा दिया। ठीक है, इस वाले में देखो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो चलो एक एक करके मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं Cl को एक वेज पे लगा दिया, दूसरे Cl को भी मैं वेज पे लगा देता हूँ, तीसरे Cl को भी मैं वेज पे लगा देता हूँ। तो ये तीनों वेज पे हो गया। अब ध्यान देना, तुम लोग ये बेवकूफ़ी नहीं करना। पता चला तीनों Cl को आप डैश पे लगा दिया कि सर आपने एक बार तीनों वेज पे लगाया, मैं एक बार तीनों डैश पे लगा देता हूँ। तो यार वेज और डैश आपस में क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग अब समझने लगोगे धीरे धीरे। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है? यदि कोई व्यूअर इसको इधर इस डायरेक्शन से देख रहा है तो तीनों बॉन्ड इसको किस ओर आता हुआ दिखेगा? टुवर्ड्स द व्यूअर। यानी व्यूअर बाहर की ओर आ रहा होगा ये तीनों बॉन्ड, क्योंकि ये वेज है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों बॉन्ड, यदि व्यूअर इस ओर खड़ा है तो ये तीनों बॉन्ड अंदर की ओर जा रहा होगा। लेकिन मान लो व्यूअर यानी मैं अंदर चला जाऊँ तो मेरे लिए तीनों बॉन्ड क्या हो जाएगा? उस व्यूअर यानी मेरी ओर आता हुआ दिखेगा। तो व्यूअर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। मतलब यहाँ रिलेटिव अरेंजमेंट की हम बात करें। रिलेटिव अरेंजमेंट का मतलब क्या? इस तीनों का आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। इसका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो ये आपस में आइडेंटिकल है, यहाँ पे भी आइडेंटिकल है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपस में 1 and 2 आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। तो 1 and 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपस में नहीं होंगे। चलो एक तो अभी कितना आइसोमर्स हुआ? केवल एक ही बोलेंगे। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल यार पॉसिबल है। एक Cl को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक Cl को मैं डैश पे, दूसरे Cl को भी डैश पे रहने देता हूँ। अब चलो देखो, एक वेज 2 डैश। अब तुम इस स्ट्रक्चर को 1 को 3 से कंपेयर कर लो या 2 को 3 से कंपेयर कर लो। ठीक, तो मैं 2 को क्रॉस कर दे रहा हूँ। 1 और 2 आइडेंटिकल है ना, तो मैं किसी एक को ही कंसीडर करूँगा, तो मैं 1 को कंसीडर करता हूँ। तो 1 को यदि देखूँ तो तीनों वेज पे, यहाँ पे एक वेज पे 2 डैश पे। अब व्यूअर किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाए, इधर भी खड़ा हो जाएगा तो उसके लिए एक Cl इधर की ओर आएगा, 2 Cl अंदर की ओर जाएगा। लेकिन यदि व्यूअर इधर से खड़ा होकर देख रहा है तो उसके लिए तीनों Cl किधर है? उसकी ओर आ रहा है। तो 1 और 3 में जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो आपस में डिफरेंट है, इसलिए 1 and 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर आप लोग ऐसा स्ट्रक्चर अब नहीं बोल सकते हो, इसके केवल 2 ही आइसोमर्स बनेंगे। अब आपको दिख रहा होगा, मान लो यार कोई थोड़ा बुद्धिमान, ठीक है, ज़्यादा बुद्धिमान रहेगा तो गलती नहीं करेगा। मान लो यार कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता है, 2 वेज और 1 डैश, कि सर ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। मान लो इससे मैं स्ट्रक्चर 4 दे रहा हूँ नाम। ये स्ट्रक्चर तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। 2 वेज 1 डैश, 2 वेज 1 डैश कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये 4 जो है वो अगेन आइडेंटिकल हो गया। पहचानो जरा किसके आइडेंटिकल हो गया इसमें से, पहचानो जरा। तो देखने पे लग रहा होगा यार 4 किसी के भी सिमिलर नहीं, बट ध्यान देना 4 और 3 आपस में आइडेंटिकल हैं। कैसे आइडेंटिकल है 4 and 3? यहाँ पे देखो ये 2 Cl के अंदर की ओर जा रहा है, 1 Cl बाहर की ओर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को तुम अब अंदर से जाकर देखो। जब अंदर से जाकर देखोगे, सॉरी, इसको यदि बाहर से तुम देख रहे हो तो ये 2 Cl क्या हो रहा है? बाहर की ओर आ रहा है और 1 Cl कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। उसी तरह से इस स्ट्रक्चर को यदि ऑब्जर्व करोगे तो इसको अंदर जाकर ऑब्जर्व करो, मतलब कि मैं प्लेन के उस ओर चला गया। तो जब इसे ऑब्जर्व करूंगा तो ये दो Cl क्या होगा? ऑब्जर्वर की ओर आ रहा होगा, व्यूअर की ओर आ रहा होगा, और 1 Cl क्या होगा? अवे फ्रॉम द व्यूअर जा रहा होगा। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया?
आइडेंटिकल हो गया, मतलब यहाँ जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है, इसलिए 4 and 3 बोथ आर सेम स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे 4-4 मैंने बना कर दे दिया, बट एक्चुअली में केवल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे? ओनली 2, जिसमें से एक आइदर 1 और 2 में से कोई एक स्ट्रक्चर ले लो और 3 and 4 में से कोई एक स्ट्रक्चर ले लो, ठीक। तो 3 and 4 आर आइडेंटिकल, 1 and 2 आर आइडेंटिकल, तो ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक। तो होप ये कि आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा। तो इसीलिए अब आपको हर मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको तुरंत उसको आपको 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना लिए तो आंसर 4 नहीं लिखोगे। एक बार आप ये दोबारा चेक करोगे कि यार कोई स्ट्रक्चर हमसे आइडेंटिकल तो नहीं बन गया। यदि कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बन गया तो फिर उसको आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में काउंट नहीं करोगे, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ गलती हो ही जाती है। देख रहे हो ना यार, ये बिल्कुल लग रहा है कि यार फोर्थ वाला स्ट्रक्चर 1 2 and 3 तीनों से डिफरेंट है, बट ऐसा था नहीं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो अब 1 2 एग्जाम्पल और करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन में 3 क्लोरीन आइटम इस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे यदि स्ट्रक्चर देखें, चलो अब इस वाले को पहले क्या करना, वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करना इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का, ठीक। उसके बाद अब फिर आप हमारे आंसर पे आना। तो चलो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मैं पहले तीनों सीएल को बेस पे लगा देता हूँ। अब अगेन आप लोग ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना, तीनों बेस पे लगा दिया तो पता चला एक और तीनों डैश पे लगा के बना दिए, तो तीनों डैश तीनों बेस सेम बात हो जाएगा, इसलिए ये अभी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ। अब मैं आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग खुद से देख सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सीएल को मैं बेस पे लगा दिया और 2 सीएल को डैश पे लगा दिया। अब ये देख सकते हो यार, बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा 1 and 2 आपस में डिफरेंट है, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक। एक बेस पे 2 डैश पे या तीनों बेस पे था। अच्छा, क्या और कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल दिख रहा है? मान लो यार मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, एक वेज अब 2 वेज कर देता हूँ और एक को मैं सीएल को डैश पे रहने देता हूँ। क्या ये स्ट्रक्चर थर्ड वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है 1 and 2 से या फिर इसी का सिमिलर है? तो ध्यान से देखो, थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो 2 के सिमिलर है। कैसे? यहाँ पे ये 2 सीएल जो डैश पे और एक वेज पे, यहाँ पे ये 2 वेज पे ये डैश पे सेम हो गया। रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम अगेन यहाँ पे सेम हो गया। कैसे सेम हुआ? आप इस स्ट्रक्चर को मान लो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो, तो एक सीएल आपकी ओर आ रहा है, 2 सीएल अंदर की ओर जा रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप अंदर जाकर विजुअलाइज करना तो आपको फील होगा कि यार ये 2 सीएल बाहर की ओर जा रहा है, एक सीएल उसकी ओर आ रहा है। मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं जब अंदर जाकर देखूंगा, प्लेन के उस पार जाकर देखूंगा, तो ये सीएल एक्चुअली ये दोनों सीएल कहाँ आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये दोनों सीएल ऐसे जा रहा है। और मैं यदि उस पार चला जाऊं, जब उस पार चला जाऊंगा तो ये दोनों सीएल क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं व्यूअर के रेस्पेक्ट में ये अवे जा रहा है, और ये सीएल कहाँ जा रहा है? व्यूअर के डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स द व्यूअर ये बॉन्ड जा रहा है, क्योंकि अब व्यूअर जो है वो अंदर जा चुका है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए मैं इधर ही से जहाँ खड़ा हूँ वहीं पे रह के देखूंगा इसे, ये सीएल बाहर की ओर आ रहा है, ये 2 सीएल अंदर की ओर जा रहा है। तो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम की बात की जाए तो यहाँ पे 2 and 3 क्या कहला जाएगा? आपस में आइडेंटिकल, दिस आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अगेन अब इसमें से आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, वो आइदर इसके या इसके आपको आइडेंटिकल मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? ओनली 2। तो यहाँ पे भी ओनली 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, ओके। अब इस वाले मॉलिक्यूल के टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे ये आपको खुद से कैलकुलेट करके बताना है, ठीक। तो चलो मैं इसे अब बनाता हूँ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहला तो यार बहुत ईजी, आपको क्या करना है, पहला काम सभी सीएल को किसी एक डायरेक्शन में लगा दो, सभी को आइदर बेस पे लगा दो या सभी को आइदर डैश पे लगा दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता, सभी को डैश पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, Cl तो ये सभी सीएल क्या हो गया? डैश पे लग गया। जितेंद्र कहाँ है? अपने रूम में, दरवाजा बंद कर दे भाई। अभी भी आ रहा है? हाँ, ये दीवार से आता है। दरवाजा बंद करके करो, नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, सभी सीएल जो है वो
डैश पे आ गए, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर। अब यदि सभी डैश पे हैं तो सभी को वेज पे नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग, इसको थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके देखो, 1 बाय 1 हर एक चीज को करना है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, पहले मैं सबको, सभी जगह Cl था, अब क्या करता मैं, एक को वेज कर देता, बाकी को डैश रहने देता। तो यहाँ पे रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम देखा जाए और यहाँ देखा जाए तो क्या होगा, आपस में डिफरेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर 1 था, ये स्ट्रक्चर 2 है। चलो फिर एक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहला काम, सभी को डैश पे लगा दो, सभी जगह Cl 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 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, एक वेज पे था, बाकी डैश पे था। अब मैं 2 वेज पे और बाकी को डैश पे कर देता हूँ। क्या ये किसी के आइडेंटिकल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इस वाले में सबके सब डैश पे थे, इस वाले में एक वेज पे 5 डैश पे, इसमें 2 वेज पे 4 डैश पे। ये थर्ड स्ट्रक्चर। अभी केवल मैं सभी डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसी में और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सबसे पहला मैं Cl 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 Cl। अब यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे 2 था ना, अब मैं 1 2 3 को वेज पे कर दिया और 3 को डैश पे कर दिया। फोर्थ स्ट्रक्चर था, ठीक। और क्या इसमें पॉसिबल है? तो बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोग ये गलती नहीं करना। देखो यार, यहाँ पे फिर गलती क्या हो जाता है, जोश जोश में ऐसा हो जाता है गलती। तो आपको जोश में होश नहीं खोलना है। चलो देखो, यहाँ पे Cl Cl Cl, यार नीचे यार जगह नहीं मिल रहा मुझे अब, ठीक है। यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यार, पहले 1 वेज पे किए, फिर 2 वेज पे किए, फिर 3 वेज पे किए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे तुम सोचोगे कि मैं सर 4 को वेज पे कर देता हूँ, जोश में ऐसा हो जाता है गलती। जैसे 4 को वेज पे करोगे, 2 डैश पे आ जाएगा। और ये स्ट्रक्चर पे यदि ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये थर्ड वाले के आइडेंटिकल हो चुका है। यदि ये फोर्थ था ना, यदि मैं उसे फिफ्थ कर दूं तो फिफ्थ एंड थर्ड विल बी आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल? यहाँ पे 2 वेज 4 डैश, वो 2 वेज, वहाँ 4 वेज 2 डैश है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं यदि इधर से देख रहा हूं तो 4 Cl बाहर की ओर जा रहा है, 2 Cl अंदर की बाहर की ओर आ रहा है, और ये 4 Cl दूर जा रहा है व्यूअर से। उसी को यदि उस स्ट्रक्चर को तुम अंदर जाकर देखोगे तो वही चीज हो जाएगा, 4 Cl अंदर की ओर आएगा व्यूअर की ओर, 2 Cl उसे व्यूअर से अवे जाएगा, ठीक। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर देखा जाए तो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो आइडेंटिकल है दोनों में, इसलिए थर्ड एंड फिफ्थ विल बी आइडेंटिकल। इसलिए मैं फिफ्थ को यहाँ ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो फिर तो 5 को भी मैं नहीं कर सकता हूँ। मान लो मैं 5 को वेज पे कर दूंगा तो वो सेकंड के आइडेंटिकल हो जाएगा, दिख रहा होगा। और फिर 6 को वेज पे भी नहीं कर सकता, 6 को वेज पे करूंगा तो वो 1 के आइडेंटिकल हो जाए। तो क्या आंसर ओनली 4 हो जाएगा? क्या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओनली 4 होगा? तो ध्यान रखना 4 नहीं होगा, और भी आंसर्स होंगे इसके। जरा देखो कैसे। पहले मैं क्या करूंगा, हर जगह ये बना दिया, Cl 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 हो गया इतना सारा Cl। अब 2 वेज पे था 4, हमें रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम को डिफरेंट करना है। तो यहाँ पे देखना 2 Cl जो वेज पे था, 4 Cl डैश पे था। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर में 2 वेज और 4 डैश तो है, लेकिन यहाँ पे 1 एंड 3 जो है वेज पे है और बाकी 4 जो है डैश पे है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर कहीं बना है जिसमें यहाँ पे देखो 1 एंड 2 आपस में वेज में है और चारों जो था वो डैश पे था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 एंड 3 वेज पे है, चारों डैश पे है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर फिफ्थ है वो थर्ड से डिफरेंट है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो फिफ्थ स्ट्रक्चर से मैं कह देता हूँ, ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स होगा। ये स्ट्रक्चर अभी कहीं भी नहीं बना था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं 6th पे। अच्छा, और इसी में क्या मैं 1 एंड 3 किया था, 1 एंड 4 को मैं वेज पे ला सकता हूं? चलो देखता हूं करके। 1 Cl 2 Cl, कुछ ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा समझना। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 1 को, और ये जो फोर्थ स्ट्रक्चर है 1 3, यहाँ पे 1 और 4 को मैंने वेज पे कर दिया। अब बाकी इधर क्या था, ये 4 पोजीशन डैश पे था। तो ये स्ट्रक्चर भी देखा जाए, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर जो 6th स्ट्रक्चर है,
ये 6 स्ट्रक्चर है, ये 6th वाला सभी से 5 से डिफरेंट है अभी। ठीक, अब फिर से आप लोग जोश जोश में ऐसा होश मत खोना, पता चला 1 और 4 कर दिए, फिर यहाँ पे Cl ड्रॉ करके, अब आप लोग हो सकता है ऐसा गलती कर सकते हो, जो आप गलती कर सकते हो जहाँ जहाँ वहाँ मैं आप लोग को आगाह कर दे रहा हूँ कि ये सब गलती नहीं करना है। मान लो आप लोग ऐसा कर देते हो कि सर आपने 1 2 ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे आपने 1 3 ड्रॉ किया, यहाँ पे 1 4 ड्रॉ किया, फिर तुम अपने से क्या कर सकते हो 1 और 5 को बेस पे कर सकते हो, और 1 5 को बेस पे करोगे तो ये एक्चुअली 1 3 ही बन चुका है। देखो ये 1 3 था, इसमें इधर से मैं देखूँ तो क्या बोलूँगा 1 3 ही है ना, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए 1 3 आप नहीं करना। फिर पता चला यहाँ पे फिर Cl को फिर यहाँ पे भी बेस पे कर दिए, तो फिर ये 1 2 ही हो जाएगा, जो कि 3rd के आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर 1 5 1 6 ये सब ड्रॉ नहीं कर सकते हम। ठीक, तो इसलिए मैं इसे फिलहाल मिटा दे रहा हूँ। तो अब और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि खत्म हो गया? चलो देखते हैं। अभी Cl को मैं इसी तरह से रहने देता हूँ यहाँ। अब ये 6 था ना, अभी देखो यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा? तो 1 और 2 दो पोजीशन वेज पे, बाकी डैश पे, 2 पोजीशन वेज और 4 डैश वाला सारा पॉसिबिलिटी खत्म हो चुका है। अब हम लोग 3 वेज वाले पे आते हैं, 3 वेज और 3 डैश का। तो 3 वेज और 3 डैश का एक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। और क्या पॉसिबल है? 3 वेज को मैं ऐसा बनाऊं, अभी तीनों वेज क्या था 1 2 3 पे था ना, अब मैं क्या 1 2 और 3 छोड़ दूं, 3 ऑलरेडी 1 2 3 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं 1 2 4 बना देता हूं। तो देखो ये स्ट्रक्चर को देखो कहीं पे बना हुआ है 3 वेज पे 3 डैश पे, तो 3 वेज 3 डैश वाला स्ट्रक्चर यही है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या होगा 4 से डिफरेंट होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? चलो चेक करता हूँ। 7th हो गया ये स्ट्रक्चर, 8th स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो यार यहाँ पे Cl बना दो, Cl 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 और ये हुआ Cl 1 2 4। अच्छा, यदि मैं इस वाले को यदि यहाँ पे कोशिश करूँ 1 2 और 5, मैं कोशिश करूँ 1 2 4 था ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 5 पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या 1 2 5 और ये 1 2 4 ये दोनों आपस में 7 एंड 8 आपस में क्या आइसोमर्स हैं या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं? तो अगेन देखो यार यहाँ पे जोश जोश में होश खो सकते हो। यहाँ पे देखा 1 2 3 4, यदि मैं इस चीज़ को यहाँ से देखो, सॉरी इसमें 1 2 3 4 1 2 4 है। यदि इस स्ट्रक्चर को मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 1 2 4, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। इसमें तुम काउंटिंग यहाँ से कर रहे थे तो 1 2 4 पे वेज आ रहा था, बाकी डैश आ रहा था। इस वाले में काउंटिंग यहाँ से करो 1 2 4, तो यहाँ पे क्या हो गया अगेन वही 1 2 4 पे वेज आ रहा है और यहाँ पे बाकी जगह पे डैश। मतलब यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम है वो आइडेंटिकल है, इसलिए ये दोनों आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे। अब फिर मान लो यार कोशिश करते हो इस वेज को यहाँ पे लाने का, तो फिर वो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑलरेडी हम 4th वाले स्ट्रक्चर में बना चुके हैं, तो इसलिए 8th पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है? देखो ध्यान से, क्या इसका मतलब साथ ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा? तो यहाँ पे अगेन ध्यान देना, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रक्चर और बनेगा, और वो कैसा बनेगा जरा देखना। 8th स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा। यहाँ पे Cl सोचो तुम लोग, जब तक सोचो मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को। खूब पहले खुद से करना तब यार मज़ा आएगा। यदि तुम लोग बैठ के वीडियो मस्त देख रहे हो और सर परेशान है, सर समझा रहे हैं और तुम लोग हंस रहे हो, तो यार कुछ सीख नहीं पाओगे तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग खुद से इस स्ट्रक्चर को बना के हर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का कोशिश करो। जहाँ मैं सोचने को बोल रहा हूँ तो वहाँ आपको सोचना भी है, और वीडियो केवल सो कर नहीं देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठो। यदि मैं बोल रहा हूँ कि 7 के बाद 8 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो थोड़ा दिमाग को जोर देना, दिमाग पे थोड़ा सोचना है। पता चला यार मस्त सर कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं, हमें सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना, तो यार ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है ना? आप लोग भी थोड़ा सिंसियरली, आप लोग भी ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। इस वाले में चलो अब हम लोग 8th स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। क्या करना पड़ेगा यहाँ अपने को? तो यहाँ पे देखो 3 वेज पे 3 डैश पे रखना। तो हम तो इतना देख लिया, इस दोनों को रखकर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। अब मैं क्या करता हूँ, Cl तो यार पहले लगा दो। अब मैं क्या करता हूँ 1 पे
और एक 3 पे। देखो 1 2 को रखकर सारा पॉसिबिलिटी चेक कर चुके हैं, यानी कोई भी तुम दो वेज को 1 2 पे मत रखो। यदि 1 2 पे रखो, मान लो हम यहाँ पे एक रख देते हैं वेज, तो 1 2 वेज हो जाएगा ना, अगल बगल दो वेज और एक वेज डिफरेंट पोजीशन पे, वो ऑलरेडी सारा पॉसिबिलिटी देख चुके हैं। इसलिए एक स्ट्रक्चर बन रहा था, अब मैंने क्या किया, वेज को एक एक स्पेस छोड़ कर रखा। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 3 5 1 3 5 वेज पे एंड 2 4 6 डैश पे। क्या ये स्ट्रक्चर कहीं था ऊपर, दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं था। तो इस तरह से अब ये टोटल कितना आइसोमर्स यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे टोटल 8 आइसोमर्स 8 आइसोमर्स दिख रहे हैं। क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी होगा कि सर आपने 1 3, अब इसको यहाँ मत ले आना, इसको यदि यहाँ ले आओगे तो फिर ये अगल बगल हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, और 1 2 वाला हम सारा पॉसिबिलिटी देख चुके हैं। मान लो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के ऐसा सोच रहे हो कि सर इसको ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं यार देखो सारा पॉसिबिलिटी बता दे रहा, एक Cl 2 Cl Cl Cl, यहाँ पे एक ऐसा और तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के एक ऐसा कर दिए। तो देखो इस वाले को यदि मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो 1 2 4 ये फिर से अगेन बन गया, और 1 2 4 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। कहाँ पे जरा देखो 1 2 4 दो पोजीशन 1 2 4, अच्छा 1 2 4 नहीं बनाए क्या? यहाँ पे बना है ना 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 4 इस वाले में ऑलरेडी बना के रख चुके हैं, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो केवल कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको दिख रहा है इस मॉलिक्यूल के लिए, गिवन मॉलिक्यूल के लिए 8। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हुए? 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, तो अब इस तरह का यदि आपको सवाल दिया जाएगा तो उम्मीद है कि अब आप लोग बना दोगे। तो अब आप लोग ये चीज़ नोट कर लो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में आता हूँ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ठीक, तो अभी आप लोग रिंग स्ट्रक्चर में देख रहे थे किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है उस वाले में बात करेंगे। ठीक, अल्फेटिक चेन में बात करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, आप लोग ध्यान से इधर देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं CH2 CH3 कर देता हूँ। आपको बहुत बार CH2 CH3 को ET इथाइल ग्रुप ET लिखा हुआ मिल सकता है, CH3 को Me लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इट डजंट मैटर हियर। अब आते हैं एक एक करके इसका ज्योमेट्रिकल। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया है कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल का मतलब इसके कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, तो यहाँ पे चलो एक एक करके देखते हैं। पहले ये देखो कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, किस किस सेंटर के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे इसके अबाउट, इस दोनों टर्मिनल एटम के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे इस दोनों के अबाउट पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पे यदि मैं इसको टर्मिनल एटम मानूं और इसको टर्मिनल एटम मानूं तो इस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक तो H है और एक CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड के कारण। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी C के साथ क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक H और एक ये पूरा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, इसको भी रुको यार मैं ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3, यहाँ पे C के साथ एक H और यहाँ पे पूरा ग्रुप। तो यहाँ पे इस दोनों के अबाउट एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, देखो जिसके अबाउट, जिस सेंटर के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है उसे हम स्टीरियोजेनिक एरिया कह देंगे। क्या कह देंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया। इसे शॉर्ट में ऐसे कर दिए, देख लो यार मैं लिख दे रहा हूँ, स्टीरियोजेनिक एरिया। ठीक, इसी तरह से और भी क्या, कोई ये देखो ये दोनों मिलाकर एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो दो टर्मिनल आइटम है तो दो स्टीरियोजेनिक एरिया कह देंगे, नहीं, ओनली ये वन स्टीरियोजेनिक एरिया हुआ। मतलब जहाँ भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है उसे हम स्टीरियोजेनिक एरिया कह देंगे। इसी तरह से क्या इसके अबाउट पॉसिबल है, तो अगेन आप लोग देख सकते हो यस इसके अबाउट भी पॉसिबल है। कैसे, यहाँ पे एक H, इस वाले H को यहाँ पे देखो तो ये H और ये CH2 CH3 ग्रुप, ये दोनों ग्रुप के आपस में डिफरेंट है। C के साथ H और C के साथ लगा हुआ इथाइल ग्रुप आपस में डिफरेंट। यहाँ पे भी C के साथ एक H और ये पूरा ग्रुप आपस में क्या है, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट। तो यहाँ पे इसके भी अबाउट मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा। तो टोटल मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया, 2। टोटल कितना स्टीरियोजेनिक एरिया है, 2 स्टीरियोजेनिक एरिया इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अब बात आती है कि इसका हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले मॉलिक्यूल में यदि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ये आइदर सिस फॉर्म होगा या यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा। अब
यहाँ पे देखो एच एच लगा हुआ है, सेम साइड यदि एच एच लगा है तो वो सिस फॉर्म हो जाएगा। एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी था, ये एच इधर होता, ये एच इधर चला जाता, मतलब ट्रांसफॉर्म। तो इस वाले स्टीरियोजेनिक एरिया के अबाउट एक बार सिस फॉर्म बनेगा, दूसरा ट्रांसफॉर्म बनेगा। उसी तरह से इस वाले क्या अबाउट एक बार यहाँ पे सिस बनेगा, जब एच एच सेम साइड होगा तो यहाँ सिस बनेगा, और जब एच एच को अपोजिट साइड कर देंगे तो फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ एक बार सिस एक बार ट्रांस बनेगा, यहाँ पे भी एक बार सिस और एक बार ट्रांस बनेगा। अब सवाल ये है कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब इसमें कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक, तो पहला मैं क्या करूंगा, अभी एक एक करके जितने भी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे, फार्मूला से डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ स्टीरियो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आते हैं, चलो एक एक करके इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखता हूँ। पहला स्ट्रक्चर सी के साथ CH3H डबल बॉन्ड C, मान लो यहाँ पे H है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C CH2 CH3। अच्छा, इस वाले में जरा ध्यान से देखना तुम लोग, जो पहला स्टीरियोजेनिक एरिया था उसके अबाउट मैंने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ड्रॉ किया, सिस कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया। दोनों एच को सेम साइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी सिस फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया। मतलब इस वाले स्टीरियोजेनिक एरिया के अबाउट भी सिस रखा कॉन्फ़िगरेशन को, इसके अबाउट भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन को सिस रखा, मतलब दोनों जगह सिस एंड सिस। तो ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मैं दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ पे CH3H CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 CH3 में कर देता, और यहाँ पे H। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है देख सकते हो, यहाँ पे सिस, और यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। अब ये तुम्हें लोग मुझे बताओ, ये फर्स्ट एंड सेकंड आर डिफरेंट और आइडेंटिकल। तो यार बहुत ही ऑब्वियस है, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। यहाँ तो सिस सिस ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन इस वाले पार्ट में देख रहे हो क्या डिफरेंस है, ये सिस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक, तो इस तरह से ये 1 and 2 आर डिफरेंट, मतलब दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलो ये 2 हो गया। अब और कोई पॉसिबिलिटी क्या, मैं इसको सिस फिक्स करके रखा हूं, अभी इसको सिस करके एक बार इसको मैंने सिस फॉर्म रखा, इसको ट्रांसफॉर्म रखा। क्या अब कोई तीसरा पॉसिबिलिटी, इसको सिस करके अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं क्या, तो अब तो इसको चेंज नहीं कर सकता हूं। आइदर इसे मैं सिस बना सकता था यहाँ, या ट्रांस बना सकता था, दोनों एक बार सिस एक बार मैंने ट्रांस कर रख के देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके, और यहाँ पे सिस ना करके अब मैं पहले ट्रांस कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे H कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, इसमें H यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, अब CH2 CH3, यहाँ पे HH। अब यहाँ पे जरा देखना, ये वाला कौन सा फॉर्म है, अब ये हो चुका है ट्रांसफॉर्म, दिख रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। HH अपोजिट साइड है, ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ HH सेम साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। अब यहाँ पे बता थर्ड स्ट्रक्चर क्या 1 और 2 में से किसी के भी आइडेंटिकल है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो थर्ड जो 1 and 2 बोथ से डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे दोनों जगह सिस था, लेकिन इस वाले में यहाँ पे क्या है, ट्रांस है, तो इसलिए यह दोनों से स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और यहाँ पे मैंने सिस कर दिया। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर। क्या चौथा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो एक और पॉसिबिलिटी बच रहा है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने पहले सिस के साथ सिस लिया, सिस के साथ वहाँ ट्रांस लिया, अब यहाँ मैंने ट्रांस किया, ट्रांस के साथ वहाँ सिस लिया, यहाँ ट्रांस, अब वहाँ पे भी ट्रांस में ले लेता हूँ। तो क्या वो आपस में डिफरेंट होगा या सिमिलर होगा, जरा देखना। H CH3, यहाँ पे भी मैं क्या लूँगा, अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो अगेन दिख रहा है H और H अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। अब ये मुझे बताओ कि ये जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है वो क्या 1 2 3 किसी के भी आइडेंटिकल है या तीनों से डिफरेंट है ये स्ट्रक्चर। तो यार देख लो, पहले तो ट्रांस यहाँ पे कहीं भी नहीं था, अब यहाँ पे ये सेकंड वाला ट्रांस ये भी कहीं था क्या, यहाँ तो सिस था, तो ये भी स्ट्रक्चर आपस में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब क्या इस चार के अलावा भी कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो नहीं। अब कहाँ से बनाएंगे यार, अब 2 सिस हो गया, ट्रांस हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब तो ऊपर से मैं आसमान से कुछ लाकर अपने एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए इस तरह से टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना है,
4। तो इस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं 4 GI पॉसिबल फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये चीज़ अब उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो थोड़ा सा फिर जो इसमें होश कब होते हैं, जब किस तरह का सवाल होता है देखना। अब मैं क्या करता हूँ, बस एक चेंजेस यहाँ पे मैं करता हूँ, CH2 की जगह पे CH3। अब ये सवाल मेरा एक नया सवाल बन गया। मैंने पहले इथाइल को रखा था, तो यहाँ पे क्या देख रहा था, सभी स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट थे, ठीक है। लेकिन जब मैं जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को रखता हूँ, तो देखो आप लोग ये सेकंड क्वेश्चन से एक्चुअली, ठीक है ना, पहला सवाल, अब ये दूसरा सवाल है। मैं इसी में चेंजेस करके अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब जहाँ जहाँ CH2 था वहाँ केवल क्या करना है आपको, CH3 करना है। देखना, मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, समय के साथ साथ आपका डाटा भी बचेगा, आपके लिए अच्छी बात है, खुशी बात है। थोड़ा उसको फिर यूज़ कर लेना, कुछ और वीडियो यूट्यूब पे और व्हाट्सएप फेसबुक में यूज़ कर लेना। यार तुम लोग भी बड़ा परेशान हो गए हम लोग से कि यार सर लोग का लेक्चर की वजह से सब पढ़ाई में डाटा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। गुस्सा भी आता होगा यार तुम लोग को, तो क्या करें। चलो ये स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो गया, CH3 कर दिया, अब यहाँ पे भी कर देते हैं इस तरह से। सभी जगह चेंजेस हो गए। अब यहाँ पे अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा, कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो क्या 1 2 3 4 चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या डिफरेंट है। चलो देखता हूँ। पहला यहाँ पे सिस मैंने बनाया, यहाँ पे भी सिस बनाया, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ तक यहाँ पे मैंने सिस बनाया, यहाँ पे ट्रांस बनाया। तो क्या 1 और 2 आपस में सेम है या डिफरेंट है? बिल्कुल यार, ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सिस, यहाँ पे भी सिस, ये सिस फॉर्म यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रांस फॉर्म बन रहा है। तो जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ आइटम है वो डिफरेंट है। यहाँ तक सही है। थर्ड स्ट्रक्चर में अब मैंने क्या किया, पहले वाले को ट्रांस बना दिया, दूसरे वाले को मैंने सिस कर दिया। अब जरा सोच कर देखो, क्या थर्ड वाला 1 2 से डिफरेंट है या सेम है? तो थर्ड को यदि देखा जाए इससे, ये तो सिस फॉर्म है, यहाँ ट्रांस और एक सिस है, तो ये तो क्लियर है कि थर्ड और 1 डिफरेंट होगा। लेकिन थर्ड और सेकंड को आपस में कंपेयर करके जरा देखो, क्या थर्ड और 2 डिफरेंट है या आइडेंटिकल है? तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये जिसे मैं ट्रांस कह रहे हैं ना, यहाँ पे सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म दोनों का दोनों जो ग्रुप इससे लगा है वो सेम लगा हुआ है। यानी यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है ना, यहाँ पे जो तुम्हें ट्रांस में दिख रहा है वही चीज यहाँ भी ट्रांस में दिख रहा है। वो देखो अच्छे से ध्यान से, दिख रही कि नहीं दिख रहा? यहाँ का ट्रांस और यहाँ का ट्रांस बिल्कुल आइडेंटिकल है कि नहीं है? CH3H, यहाँ पे भी CH3H, यहाँ पे एक और H और एक और ये ग्रुप, यहाँ पे एक और H और एक और यही वाला ग्रुप देखो यहाँ पे रिपीट कर गया। मतलब यहाँ का ट्रांस और यहाँ का ट्रांस सेम है। और यहाँ पे यदि मैंने सिस बनाया तो इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे जो सिस फॉर्म है वो सेम है कि नहीं? HS सेम सेट, HS सेम सेट, ऊपर एक तरफ CH3 है और एक तरफ ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पे भी एक और कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप। यानी यहाँ पे ये सिस फॉर्म था, ये ट्रांस था। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले को बस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्या रिलेटिव अरेंजमेंट बदल गया? नहीं। इस वाले स्ट्रक्चर को तुम यदि इधर से देख रहे हो तो आपको ट्रांस और ये वाला मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सिस दिखेगा, लेकिन आप इस चीज को इधर से देखो तो आपको यहाँ पे ट्रांस दिखेगा और यहाँ पे सिस दिखेगा। मतलब आप बस व्यूअर यहाँ से यदि देख रहा है तो उसे ट्रांस सिस, व्यूअर अगर यहाँ से दिखेगा तो वही चीज यहाँ पे भी दिखने वाला है आपको, इधर से ट्रांस और फिर सिस। मतलब कि सेकंड और थर्ड जो डिफरेंट देखने में लगता है वो डिफरेंट नहीं है, वो आपस में क्या है? आइडेंटिकल है। हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, बस ध्यान रखना है, दिमाग की बत्ती को खोल के रखना है, ठीक। तो 2 और 3 आइडेंटिकल हो गया। क्या 4 भी आइडेंटिकल है किसी के? तो यहाँ पे 4 में दोनों ट्रांस है। अब देखिए सिस और ट्रांस तो आपस में डिफरेंट होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे दोनों का दोनों ट्रांस है। क्या कहीं भी दोनों ट्रांस वाला दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फोर्थ तो डेफिनेटली 1 2 और 3 से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा जाए तो कितना बोलेंगे? आंसर विल बी 3, ठीक। तो यहाँ पे एक कम हो गया, होना चाहिए था 4, लेकिन एक कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जब सिस, यहाँ पे मैंने एक बार सिस बनाया, यहाँ पे ट्रांस बनाया, और फिर मैंने एक बार यहाँ ट्रांस बनाया, यहाँ पे सिस बनाया। तो ये जो सिस और जो ट्रांस वाला पार्ट था ना वो आइडेंटिकल था बिल्कुल। यहाँ का सिस, यहाँ का जब सिस बना रहे थे तो बिल्कुल सेम दिख रहा था। यहाँ जब ट्रांस बना रहे थे, यहाँ जब ट्रांस बना रहे थे वो सेम दिख रहा था। इसलिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आपस में आइडेंटिकल निकल गया। तो 2 में से किसी एक को ही काउंट करेंगे, तो इसलिए 4 में से आंसर केवल कितना बचेगा? 3, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैं स्ट्रक्चर बनाकर अभी सिखाया आप लोग को। अब मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा और फार्मूला भी बताऊंगा। तो चलो पहले मैं स्टेप बताता हूँ कैसे करना है इतना, उसके बाद फिर मैं आप लोग को फार्मूला दे दूंगा। उसके बाद तो आप लोग यार बिल्कुल धाएं धाएं सॉल्व करोगे आप लोग क्वेश्चन। चल अब देखिए यार, यहाँ पे मैं
तुरंत जल्दी जल्दी कैसे करूँगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। यहाँ पे पहले मैं मानता हूँ C2H5 है, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, जब कॉन्सेप्ट सीख जाऊंगा उसके बाद आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा, नहीं तो पता चलेगा तुमने अगर कॉन्सेप्ट छोड़ दिए डायरेक्ट फार्मूला लगा के बन रहा और एक क्वेश्चन यदि घुमा देगा तो आप लोग घूम जाओगे। इसीलिए हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, पहला मैं पॉसिबिलिटी क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे आप सिस ड्रॉ करो। अभी देखना यहाँ पे ट्रांस है तो यहाँ पे मैं ट्रांस ड्रॉ करता हूँ, ठीक, यानी यहाँ पे सिस, यहाँ पे ट्रांस। अब ये मुझे बताओ, ये सिस वाला फॉर्म में H और CH3, यहाँ ट्रांस में H और C2H5 आएगा। ओके, यहाँ पे देखना CH3 ग्रुप, यहाँ पे C2H5, उसका कारण डिफरेंस आ जाता है। फिर मैं यहाँ पे सिस करता हूँ और यहाँ पे भी सिस करता हूँ। क्या इसका सिस और इसका सिस दोनों सिस सेम है? तो दोनों सिस अब सेम नहीं होगा। इसके सिस में देखेंगे HCH3, HS सेम साइड और CH3 और ये ग्रुप आ रहा था, लेकिन इसका जब सिस बनेगा तो HS सेम साइड लेकिन एक C2H5 आ जा रहा है। C2H5 के आने से ये इसका जो सिस बन रहा है यहाँ पे, ये इसके सिस से डिफरेंट है। इसीलिए जब मैं यहाँ पे ट्रांस के साथ सिस करूंगा और यहाँ पे जब ट्रांस के साथ ट्रांस करूंगा तो ये दोनों आपस में पहले सिस ट्रांस कर दिया था ना, एक काम करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पहले दोनों जगह सिस बनाता हूँ, यहाँ भी सिस वहाँ भी सिस, और यहाँ का सिस और यहाँ का सिस दोनों डिफरेंट होगा आपस में, क्योंकि यहाँ पे एक साइड टर्मिनल आइटम पे H और CH3 लगा हुआ मिलेगा, यहाँ का सिस पे H और C2H5 लगा मिलेगा, इसलिए ये दोनों सिस आपस में डिफरेंट है। फिर सिस के साथ मैं ट्रांस कर देता हूँ और फिर मैं इसको ट्रांस कर देता हूँ, इसको सिस कर देता हूँ, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में डिफरेंट हुआ। क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि यहाँ जो सिस बन रहा था वो H और CH3 मिल रहा था, यहाँ जब सिस मिलेगा तो H और C2H5 होगा, तो वो डिफरेंस होने की वजह से हो रहा है। और इसको भी मैंने स्ट्रक्चर से तो आपको अच्छे से क्लियर कर ही दिया, ट्रांस एंड सिस। अब फिर लास्ट का यहाँ पे भी ट्रांस कर दो और यहाँ पे भी ट्रांस कर दो, तो ये चारों स्ट्रक्चर आपस में क्या है? डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे CH3 कर देता, यानी मैं हमारे पास यदि स्ट्रक्चर ऐसा है CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो अब देखना पहले मैं यहाँ पे सिस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी सिस ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना, इसका सिस और इसका सिस बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों के सिस में, तो इसलिए यहाँ का सिस यहाँ का सिस। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे सिस रहने दो और यहाँ पे ट्रांस कर दो। फिर थर्ड पार्ट, यहाँ दोनों जगह सिस मैंने कर दिया, अब यहाँ पे ट्रांस कर दो। जब यहाँ पे ट्रांस करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सिस करता हूँ। अब ये सिस ट्रांस, यहाँ का ट्रांस सिस डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस में HCH3 था, जबकि यहाँ पे जब दूसरे मॉलिक्यूल में सिस बनाऊंगा, सॉरी, यहाँ का सिस और यहाँ का सिस अब सेम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी सिस में H और CH3 प्रेजेंट रहेगा और इसके सिस में भी H और CH3 प्रेजेंट रहेगा, जो कि क्या है? सेम है। इसलिए जब मैं सिस कहूँ तो दोनों का सिस आइडेंटिकल होगा, ठीक। तो ये तो एक हो गया, जब मैं यहाँ सिस बनाऊँ और एक यहाँ सिस बनाऊँ। फिर उससे जब यहाँ सिस बनाओ यहाँ पे ट्रांस बनाओ, ये दूसरा स्ट्रक्चर। लेकिन जब यहाँ ट्रांस बनाओ यहाँ पे सिस बनाओ तो ये सेकंड के आइडेंटिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका ट्रांस और ये ट्रांस बिल्कुल आइडेंटिकल। इस स्ट्रक्चर को तुम इधर से देखो, इस स्ट्रक्चर को तुम इधर से देखो, बिल्कुल तुम्हें आइडेंटिकल दिखने वाला है। इसी तरह से लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बचता है? ट्रांस एंड ट्रांस। तो दिख तो रहा है 4 पॉसिबिलिटी, लेकिन ओनली आइसोमर्स कितने होंगे? 3। ये दोनों आपस में क्या निकलेंगे? आइडेंटिकल। तो इसलिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके लिए कितना पॉसिबल है? 3। इसके लिए कितना पॉसिबल है? 4। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है ना। किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट वाइज सोचना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे फार्मूला, और फार्मूला को डायरेक्ट किस तरह से लगाना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना, एक एक स्ट्रक्चर जो बनाया था ना, और ये जो मैंने तरीका बताया इसको आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आता हूँ, मतलब नेक्स्ट इस पे आता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट जो है डायरेक्ट फार्मूला लगाकर अब सीखेंगे कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करता है, क्या आता है। ठीक, तो इसके लिए चलो, इसमें देखो 2 केस है। पहला केस क्या है? इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल यदि मॉलिक्यूल दिया हुआ, इफ मॉलिक्यूल हैज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में, मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया, यदि उस मॉलिक्यूल में कोई भी एक सेंटर पे, उसके मॉलिक्यूल के सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता हो जिसके इधर जाने पर और इधर जाने पे बिल्कुल हमको सिमिलर कंडीशन मिलता है, सिमिलर बिल्कुल अपीयरेंस मिलता है। इस मॉलिक्यूल के सेंटर पे हमने पॉइंट एज्यूम किया, अब वो पॉइंट से तुम इस डायरेक्शन में जाओ लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक, और इस पॉइंट में इस डायरेक्शन में बिल्कुल लास्ट तक जाओ। यदि आइडेंटिकल मिलता है
ठीक, तो ऐसे में हम क्या देंगे, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अब ये पॉइंट आपको कहाँ लेना है, तो मॉलिक्यूल का बिल्कुल सेंटर पर। सेंटर का मतलब क्या, वो हो सकता है कि किसी बॉन्ड के बीच में आ जाए, सिंगल बॉन्ड के बीच भी आ सकता है, हो सकता है ये पॉइंट डबल बॉन्ड के बीच भी आ जाए, हो सकता है ये किसी एटम के ऊपर भी आ जाए, ये वाला पॉइंट, मतलब मॉलिक्यूल के सेंटर पे होगा। ठीक, अब इसमें दो केस बनेगा, मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री और दूसरा है मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्री। तो एक काम करता हूँ मैं, पहला यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी सिमेट्री, ठीक है ना, पहला केस है, या फिर मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल में यहाँ कर दें। अनसिमेट्रिकल का मतलब बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, कोई सिमेट्री नहीं दिखेगा आपको, मतलब यदि सेंटर से इधर चलोगे और इधर चलोगे तो दोनों जो अपीयरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। मान लो इधर लास्ट में आपको CH3 ग्रुप दिख रहा था, इधर आपको C2H5 दिख गया लास्ट में, या इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 था लेकिन इधर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 दिख गया, मतलब इधर का और इधर का यदि डिफरेंट आ जाता है ग्रुप, तो ऐसे में उसे हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का देंगे। और ऐसे केस में यदि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करना हो तो आप डायरेक्ट 2 का पावर n कर दोगे। क्या कर दोगे, डायरेक्ट 2 का पावर n। यहाँ पे n क्या है, तो अगेन अभी n के बारे में आपको बताया था, स्टीरियोजेनिक एरिया, नंबर ऑफ क्या है, स्टीरियोजेनिक एरिया, यानी एक स्टीरियोजेनिक एरिया 2 का पावर 1, 2 स्टीरियोजेनिक एरिया है 2 का पावर 2, 3 स्टीरियोजेनिक है 2 का पावर, बहुत ही सिंपल हो जाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल किस तरह से देखना है, आपको ये चीज क्लियर है। अब एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5 ले लेता हूँ। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री आपको दिख रहा है? मैं C2H5 को मैं CH2 CH3 लिख रहा हूँ। तो आपको देखो यार, बहुत बार क्या होता है, आपको बार बार मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉइंट नहीं खोजने के लिए निकल जाना है। आपको सबसे पहले जो इसका एंड पॉइंट होता है ना, एंड पॉइंट को आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। हमेशा किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री देखना है ना, हमेशा एंड से चलो, बीच से नहीं चलो, एंड से चलो। यहाँ से चले CH3 फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आ गया, जबकि यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH है। आपको डायरेक्ट क्या बोले, मॉलिक्यूल के सेंटर को खोजकर आपको नहीं चलना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड पॉइंट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे CH3 ठीक है, लेकिन CH3 के बाद हमें CH2 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH मिल रहा है, डबल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से जब इधर से चले और इधर से चले तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक, अब यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया तो बहुत आसान हो चुका सवाल। आपको सिंपली क्या देख लेना, स्टीरियोजेनिक एरिया, कितना स्टीरियोजेनिक एरिया इसमें प्रेजेंट है। तो देख लो, एक तो स्टीरियोजेनिक एरिया ये है। अब देखना यार, स्टीरियोजेनिक एरिया में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो पॉसिबल हो वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो ना, H और CH3 अलग, यहाँ पे H और ये वाला ग्रुप आपस में डिफरेंट, तो इसलिए एक स्टीरियोजेनिक एरिया यहाँ पे हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो जाएगा। कैसे, H और ये C2H5 एक ग्रुप हो गया, H और ये पूरा ग्रुप एक ग्रुप हो गया, तो इस तरह से ये भी एक स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया कितना हो गया, 2। तो इसलिए यहाँ पे यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किया जाए तो 2 का पावर 3। ठीक, तो अभी ये इसी क्वेश्चन को हमने बहुत लंबे में सॉल्व किया था, यहाँ सिस, यहाँ सिस, यहाँ सिस, यहाँ ट्रांस, यहाँ ट्रांस, यहाँ सिस, यहाँ ट्रांस, यहाँ ट्रांस। उस चीज़ को मैं डायरेक्ट केवल ज्योमेट्रिकल एरिया देकर बता सकता हूँ, स्टीरियोजेनिक एरिया देकर बता सकता हूँ। आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो अब ये चीज़ आपको बहुत आसानी से क्लियरली अब आपको दिख रहा होगा। एक दो चीज़ और देखो यहाँ पे, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक, चलो इस वाले मॉलिक्यूल में जरा देखो, तो मॉलिक्यूल में पहले सिमेट्री है या नहीं है, 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे सिमेट्री आ गया। काम करो, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, CH2 CH3 कर देता हूँ। ठीक, अब चलो चेक करो, ये वाला पहले इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना हुआ, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले ये पहले तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ये चेक करो। चल तो चेक करते हैं। इधर से चले, पहले क्या मिला, CH3 मिला, ओके, यहाँ से भी CH3 मिला, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH मिल रहा है, यहाँ पे हमें CH2 मिला, मॉलिक्यूल क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। क्लियर, कैसे चेक किए, इधर से चले CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। चलो अनसिमेट्रिकल 2 का पावर n, फार्मूला तो हमें पता है 2 का पावर n लगेगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब n का वैल्यू क्या होगा, स्टीरियोजेनिक एरिया कितना प्रेजेंट है, उस चीज़ को चेक करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे CH3 अलग अलग, H और ये ग्रुप देखो, यहाँ पे यदि देखूंगा ना तो एक H हो जाएगा और दूसरा ग्रुप ये पूरा हो जाएगा। तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो इस तरह से एक तो स्टीरियोजेनिक एरिया ये हो गया। क्या यहाँ पे स्टीरियोजेनिक एरिया होगा प्रेजेंट, चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड इधर दिख रहा है, एक लोन पेयर दिख रहा है,
तो लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को। नाइट्रोजन पे लोन पेयर और एक ये पूरा का पूरा एक ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो गया, डिफरेंट। तो अगेन यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे लोन पेयर और ये ग्रुप डिफरेंट। तो इस तरह से यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना मतलब कि ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया 2, तो 2 का पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4। क्लियर। चलो एक दो और सवाल कर लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं N डबल बॉन्ड N CH2 CH3 कर देता हूँ। ठीक, चलो यहाँ पे चेक करता हूँ कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। पहले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल ये चेक करो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH है, इधर से CH3, बहुत ही आसानी से आपको दिख गया होगा मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल। यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो आप 2 का पावर डायरेक्ट क्या लगाओगे, n। तो अब 2 का पावर n, यहाँ पे n क्या पुट करोगे ये बताओ, n क्या पुट करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इससे मैं स्टीरियोजेनिक एरिया कह दूँ, तो ध्यान देना यहाँ पे इससे हम स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों C के साथ क्या लगा ग्रुप H, दोनों का दोनों H लगा हुआ है ना, तो इसके अबाउट GI पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे मैं स्टीरियोजेनिक एरिया काउंट नहीं करूँगा। इसी तरह से यहाँ पे, तो यस यहाँ पे ये स्टीरियोजेनिक एरिया होगा। क्यों, यहाँ पे H और ये ग्रुप, इसके साथ H और ये पूरा ग्रुप ये डिफरेंट है ना, तो ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया हो गया। इसके अबाउट क्या पॉसिबल है, तो अगेन देख सकते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और ये ग्रुप, लोन पेयर और ये ग्रुप, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और आगे कहीं नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे भी कितना सेंटर पॉसिबल है, 2 का पावर 2 4। ठीक, तो इस तरह से यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो आपको किस तरह से चेक करना है, ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल केस में। अनसिमेट्रिकल में बहुत ही आसान है, 2 का पावर n डायरेक्ट लगा दो, आंसर आ जाता। अब हम लोग देखते हैं यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाए तो अब हम लोग किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। आप लोग नोट करते चलना यार, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। इफ मॉलिक्यूल इज और मॉलिक्यूल हैज सिमेट्री, मॉलिक्यूल हैज सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब अब समझ में आ गया होगा, किसी सेंटर के दोनों ओर क्या होना चाहिए, जो अपीयरेंस होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। चलो अब मैं इसमें फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ GI कैलकुलेट करने के लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फार्मूला होता है 2 का पावर n-1 2 का पावर p-1। अब ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे n तो आपको पता है क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। लेकिन यहाँ पे p ये एक नया आइटम है, तो p क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। तो अब n इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। मतलब किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया जो है वो इवन हो सकता है किसी में ऑड हो। मतलब यदि कभी स्टीरियोजेनिक एरिया 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 स्टीरियोजेनिक एरिया आ जाए, तो ऐसे में n इवन हो जाएगा। और ऐसे केस में p को निकालने का जो तरीका है वो है n/2। ठीक, p = n/2 लगा देंगे, आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गया हमारा। अब इसी तरह से यदि मान लो कभी n ऑड आ जाता है तो ऐसे केस में p निकालने का तरीका क्या है, n+1/2। तो इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि n यदि ऑड है तो ऑड में हम एक ऐड कर दिए और बाय 2 कर दिए, तो ये भी अब n वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। जैसे इंटीजर आएगा ये n/2 इवन ऑलरेडी, तो ये भी इंटीजर आएगा। मतलब p कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। केवल आपको केवल उसके लिए क्या देखना, n क्या होता है, स्टीरियोजेनिक एरिया। ध्यान देना, स्टीरियोजेनिक एरिया केवल उसी को काउंट करेंगे जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैं p को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर फार्मूला में पुट कर देंगे, आ जाएगा। चलो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं वहां किया था उसी को करता हूँ। यहाँ पे चलो चेक करते हैं क्या मॉलिक्यूल में पहले सिमेट्री है या नहीं है, पहले इस चीज को चेक कर लो। देख सकते हो इसके अबाउट या फिर जो तरीका बताएं, तो यहाँ पे मैं
पहले इसमें सिमेट्री चेक करता हूँ, सिमेट्री है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एंड पॉइंट से चलता हूँ। यहाँ पे CH3 मिला, यहाँ पे भी CH3, फिर मिला हमें CH, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर से डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड। मतलब दोनों टर्मिनल से यदि चल रहे हैं तो हमको अपीयरेंस सेम मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। या दूसरा तरीका क्या था, मैं इस यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ, ठीक। इस पॉइंट से यदि मैं इधर चलूँ CH, इधर भी चलूँ CH, फिर चलूँ डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इस पॉइंट से दोनों ओर जाओ आपको सेम अपीयरेंस दिखने वाला है, मतलब यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे स्टीरियोजेनिक एरिया कितना दिख रहा है, तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो n का वैल्यू कितना हो गया 2। यदि n का वैल्यू 2 हो गया तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो p का वैल्यू n/2 होता है, दैट इज 2/2, दैट इज 1। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है, तो 2 का पावर n-1, n-1 मतलब 2 - 1, प्लस 2 का पावर p-1 मतलब 1 - 1। तो इस तरह से क्या हो गया 2 - 1, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0। ये आंसर कितना आ जाएगा 2 + 1 3। 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2, 2 + 1 3। तो कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गया 3। तो यही चीज़ मैंने उस समय भी जब स्ट्रक्चर से एक करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था तो भी हमारा आंसर 3 आया था। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ गया, ठीक। तो बस आपको देखना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या अनसिमेट्रिकल, उसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है। और यहाँ पे याद रखिएगा 2 का पावर n-1, 2 का पावर p-1, दोनों को जोड़ देना है। p कैसे निकालते हैं, यदि n इवन हुआ तो n/2, ऑड हुआ तो n+1/2, ठीक। चलो इस पे एक दो और एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड N, फिर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। सबसे पहला काम होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं। तो अगेन सिमेट्री देखने के लिए एंड टर्मिनल से चलो, पहले CH3 मिला, यहाँ से भी CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। मतलब तुम दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में चलो आपको सेम अपीयरेंस दिखने वाला है। तो हम कह सकते हैं, देखो यदि मैं इसे मिरर एज्यूम कर लूँ, ठीक है, इसे मिरर में एज्यूम कर लूँ तो क्या इसके अबाउट जो अपीयरेंस है वही अपीयरेंस इधर भी है ना। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। किसी भी तरीके से देख लो, टर्मिनल से चलकर देख लो, या फिर कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लो, वो बॉन्ड में भी हो सकता है, किसी एटम के ऊपर भी हो सकता है, ठीक। और उसके बाद आप दोनों साइड यदि चलते हो और सेम अपीयरेंस मिलता है तो वहाँ पे हम कह देंगे मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। अब सिमेट्री आ गया, n का वैल्यू चेक करो लो, तो एक यहाँ पे आ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियोजेनिक एरिया, यहाँ पे भी स्टीरियोजेनिक एरिया आएगा, देख सकते हो, एक लोन पेयर और एक ये पूरा ग्रुप, इसी नाइट्रोजन लोन पेयर और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे भी देख सकते हो HCH3, यहाँ H और ये पूरा ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यदि n का वैल्यू 3 आ रहा है तो p का वैल्यू कितना होगा, तो n+1/2, दैट इज 2। अब हमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का 2 का पावर n-1 दैट इज 3 - 1, प्लस 2 का पावर p-1 दैट इज 2 - 1, यहाँ पे 2 का पावर 2 4 प्लस 2 का पावर 1 2, तो आंसर कितना आ गया 6। मतलब यहाँ पे टोटल कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा इस केस में 6, ठीक। तो इस तरह से अब आपको फार्मूला समझ में आ गया है किस तरह से अप्लाई करना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उस एग्जांपल में हम लोग फार्मूला के यूज से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप नोट कर लो, ठीक है।